दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ और फिलोसफी की डिटेल्ड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी कैंपस। मेरा नाम है रवि चौधरी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एथिक्स का एक अच्छा आंसर कैसा होना चाहिए। और मेरा इतना विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका जो नज़रिया है या आपके जो आंसर का तरीका है एथिक्स के लिए, पूरे फोर्थ पेपर के लिए जीएस के, वो अगर कहीं ना कहीं गलत भी चल रहा होगा तो आप सही लाइन पर आ जाओगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अब लेकिन इस वीडियो के बारे में इतना आप समझिए कि इसमें मैं जीएस वाली चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा। जैसे जीएस का जो अच्छा आंसर कैसा होता है कि यार उसको टू द पॉइंट लिखो, जो पूछा गया सीधा वही लिखो, पॉइंट्स में लिखो, डायग्राम बनाओ, मैप्स जो भी है, अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छे वर्ड्स यूज करना, अच्छा कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा पर्टिकुलर फोकस है वो मेनली यही है कि जीएस के और इसके आंसर में डिफरेंस क्या होता है, क्या सही स्ट्रेटजी है इसका आंसर लिखने की। तो उसी पर आगे बात करते हैं। इसकी बुक्स वगैरह के बारे में मैं बताऊँगा आपको। अब देखो दोस्तों, क्योंकि ये पेपर पूरा एक पेपर है, सोचिए फर्स्ट पेपर में हम कितनी चीज़ें पढ़ते हैं, पूरा एक पेपर है, तो इसका आंसर समझने के लिए आप यहाँ पर 10-15 मिनट तो दे ही सकते हो। तो मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं बताऊंगा कि कैसे आंसर लिखना है, थोड़ा सा इसके सिलेबस को समझेंगे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो सीधा यहाँ पर उसका फ़ायदा होगा, वो सिलेबस ही बताएगा कि आखिर कैसे हमें आंसर लिखना है। इसलिए मैं फिर थोड़ा सा सिलेबस को अपने तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए समझते हैं। पेपर 4 में अगर हम उसको मेजर 4-5 टॉपिक्स में डिवाइड करें या 4-5 स्टडी एरियाज में डिवाइड करें, जैसे अभी आपको यहाँ पर इम्प्लीकेशन समझ में आएंगे कि मैं यहाँ इसको आपको क्यों समझा रहा हूँ। जब मैं आंसर लिखने का तरीका बताऊँगा तो आप समझोगे। फिलहाल आप इसको समझिए, ये कहीं ना कहीं आपका सिलेबस है। जब हम बात करते हैं एथिक्स की तो जो नीति शास्त्र है उसमें एथिक्स ऑफ फिलोसफी वाली बात आती है, तो कहीं ना कहीं उसमें फिलोसफीज मिलेंगी हमें। लेकिन जो फिलोसफी वाला पोर्शन है, अगर आप ध्यान दो तो हमारे पूरे सिलेबस में कहाँ है, एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस। जो शुरुआत के जो 2 टॉपिक हैं, हालांकि बड़े हैं, वो क्या है, सीधे एथिक्स ऑफ फिलोसफी हैं, वो फिलोसफी से ही रिलेटेड है पूरी तरह से। उसके बाद में दूसरा है एथिक्स ऑफ साइकोलॉजी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो साइकोलॉजी से सीधे रिलेटेड हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, और भी कुछ सारे टॉपिक हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के हिसाब से सिर्फ इतने ही रखेंगे। उसके बाद तीसरे अगर टॉपिक देखा जाए तो यहाँ पर एथिक्स ऑफ सोसाइटी या सोशियोलॉजी कह सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे सोसाइटल नॉर्म्स वगैरह हो गए, उनके बारे में स्टडी करना। ये सारे हमें सोसाइटी के बारे में बताते हैं, या सोसाइटी से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, एथिकल स्टैंडर्ड्स, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ा जाता है। चौथा है दोस्तों एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिक्स हैं, जैसे हमारे सिलेबस देखा जाएगा तो वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज की वैल्यूज क्या होती हैं सिविल सर्वेंट की, और प्रोबिटी इन गवर्नेंस, फाउंडेशन वैल्यू ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के, ये कहाँ से रिलेटेड है, एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन से। और एक और देख लीजिए एथिक्स ऑफ लॉ, जैसे नेचुरल लॉज, ह्यूमन लॉज, ये तरह तरह के टॉपिक छोटे छोटे सिलेबस में हैं। ये अब कैसे फ़ायदा देंगे हमको आंसर लिखने में, ये जो चीज़ है इसको समझिए। इनसे अलग भी सिलेबस में कई सारे टॉपिक हैं, वो अदर में मैंने डाले नहीं है, क्योंकि मुझे तो बेसिकली आपको ये बताना है कि आंसर कैसे लिखा जाए, किस तरह से तैयारी की जाए। अब ये हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ये आप यहाँ पर समझो क्या सिखाते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड्स बताते हैं हमको। स्टैंडर्ड्स जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए हम किसी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आए कोई, या फिलोसॉफिकल कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अब हो सकता है कि हम एथिक्स के जो फिलोसफीज हैं या थ्योरीज हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं जानते। हो सकता है कि मैं एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति अगर कोई होगा, हो सकता है वो भी उसका सही आंसर दे दे, लेकिन वो तो आप जान ही रहे हो कि कहीं ना कहीं ऐसा रिस्क एग्ज़ाम में नहीं उठाया जाता है। एग्ज़ाम के लिए पहले से प्रिपरेशन की जाती है। तो अगर कोई फिलोसॉफिकल हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए आंसर देते टाइम पे, कि हम उसका फिलोसॉफिकल बेसिस जो है, या जो बुक्स में हमने फिलोसॉफिकल स्टैंडर्ड्स जो पढ़े हैं, जो थ्योरीज पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरीज जो पढ़ी हैं,
उनको कहीं ना कहीं उसमें अप्लाई करके देखना चाहिए कि क्या वो थ्योरी हमारे इस क्वेश्चन में काम आ रही है, और अगर उस थ्योरी के बेसिस पर आप उसको आंसर दे रहे हो तो ये आप कंफर्म हो जाएगा कि यार हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कुछ ना कुछ हमको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको एक सोचने का डायरेक्शन देते हैं कि यार ये अगर क्वेश्चन है या इस तरीके की प्रॉब्लम दी हुई है तो उसका आंसर कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। अभी आगे क्लियर करता हूँ मैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एथिक्स ऑफ फिलोसफी की बात करेंगे तो ये हमको लॉजिक बेस्ड स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। ये जो स्टैंडर्ड्स यहाँ से, जब सरल शब्दों में समझिए तो जब हम फिलोसफी पढ़ेंगे या फिलोसफिकल थ्योरीज पढ़ेंगे एथिक्स की, तो वहाँ से हमको कुछ स्टैंडर्ड्स मिलेंगे, कुछ लॉजिक मिलेंगे। वो किस पर बेस्ड होंगे? लॉजिक पर बेस्ड होंगे। हम अपनी बात को, हम अपने आंसर को उस आंसर में लॉजिक दे पाएंगे। क्या ये इस लॉजिक से या उस थ्योरी के अकॉर्डिंग या उस फिलोसोफर ने भी ऐसा बोला था कि ऐसी कंडीशन में ये होना चाहिए। उससे आंसर की जो ऑथेंटिसिटी है वो बढ़ती है। साइकोलॉजी जो है ये क्या हमको प्रोवाइड कराएगी? जो एथिक्स ऑफ साइकोलॉजी है ये फ्री विल स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है, फ्री विल बेस्ड स्टैंडर्ड। कहीं ना कहीं हमें कहाँ पर फ्री विल से डिसीजन लेना चाहिए ये साइकोलॉजिकल एथिक्स हमको सिखाता है। ये आंसर में अभी कैसे यूज होंगे मैं अभी बताता हूँ आपको एक एक करके। फिलहाल आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। एथिक्स ऑफ सोसाइटी जो है ये हमको सोसाइटल नॉर्म्स के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड है, जो मतलब जिनको एज इट इज आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं वो पता चलेगा। एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन से वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज बेस्ड स्टैंडर्ड। सिविल सर्विसेज में जो वैल्यूज होती हैं, जो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो उन संस्थाओं ने या एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बना रखे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि यार ये स्टैंडर्ड्स हैं इस सब्जेक्ट के, या ये डिसीजन अगर हम इस हालत में लेते हैं तो ये एक अच्छा डिसीजन माना जाएगा। ऐसे ही लॉ हालांकि लॉ इज नॉट एथिक्स बट लॉ हमको एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स देता है। लॉ क्या करता है? सेट ऑफ स्टैंडर्ड देता है कि इस ऐसी कंडीशन में ऐसा डिसीजन लेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड होंगे, लॉ बेस्ड स्टैंडर्ड होंगे। सेट ऑफ लीगल प्रोसीजर ही हमको कहीं ना कहीं बताता है। अब यहाँ पर हमें ये कैसे यूज़ करने हैं ये समझिए। ये मैं आशा करता हूँ समझ में आपको आ गया होगा। अब बात चलते हैं सीधे सीधे आंसर पे आते हैं, जो यहाँ पर हमें सीखना है इसलिए कि आंसर हमारा कैसा होना चाहिए। इसमें मैं 4-5 चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और कमेंट जरूर करके बताना कि आखिर रिव्यू आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छी लगी है तो वो बताएं, अगर आपको कुछ कमियाँ लगी हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, आप जानते हो कि वहाँ पर हमेशा सुधार का स्कोप रहता है। अब बात करते हैं इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड पे बेस हमारा आंसर होना चाहिए। ये जो मैं सिखा रहा था आपको, ये पहले वाले पॉइंट को क्लियर करने के लिए ही सिखा रहा था, क्योंकि इसके बिना वो नहीं आता। हो सकता है कि हम एक आम इंसान हैं और बिल्कुल भी कोई भी थ्योरी, ना फिलोसफी की, ना साइकोलॉजी, सोसाइटी के बारे में कोई थ्योरी पढ़ी नहीं है, कोई फिलोसफी नहीं पढ़ी है, कोई बुक नहीं पढ़ी है, और हम एक बहुत अच्छा एथिकल आंसर दे पाएँ, हो सकता है। लेकिन अब हम एग्ज़ाम में जा रहे हैं, हम रिस्क वहाँ पर इतना नहीं ले सकते हो। वैसे भी हमको करना भी पढ़ाई है। तो हमारे जो आंसर हों, पहली चीज़ जो ध्यान रखनी है वो एक इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके बेसिस पर हमें आंसर देना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर गलती क्या होती है, सब लोग जानते हैं इस चीज़ को जो मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग क्या गलती कर देते हैं कि एथिक्स को एक तरह से फिलोसॉफिकल वे में ही उसको देखते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को उनके नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन है जो सोसाइटी पे बेस्ड आया है, एथिक्स के पेपर में कोई सोसाइटी पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा गया है और आप उसमें जो इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स हैं वो फिलोसफी वाले लगा रहे हो या साइकोलॉजी वाले या केवल लॉ या एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो वो कहीं ना कहीं आंसर जो है अपनी दिशा से भटक जाएगा। तो सही जो सबसे बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो ये होगा कि आपको जो सोसाइटल स्टैंडर्ड्स हैं, जो सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स नॉर्म्स हैं पहले से कुछ जो आपने पढ़े हैं,
उनको आप इसमें इस्तेमाल कीजिए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आया है, एज एन एडमिनिस्ट्रेशन कोई सिचुएशन या केस स्टडी दे रखी है, तो आप उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड्स हैं ये वाले, वो आप अप्लाई करिए। ये भी अप्लाई करने, लेकिन जो मेजर एप्लीकेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो। लॉ पे बेस्ड है तो लॉ वाले अप्लाई करिए। ये एक तरीका होता है अच्छा आंसर लिखने का, जिसमें कि इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड आंसर दिया जाता है, उन्हीं के अकॉर्डिंग आंसर दिया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये मैं बता ही चुका हूँ कि नॉट ओनली फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट, ये जो केवल फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट जो हमारे दिमाग में रहता है हमेशा, कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले हम ये सोचते हैं कि यार प्लेटो ने कौन सी थ्योरी दी, एरिस्टोटल ने क्या दिया है ना, जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी, तो वो हम वहीं पर रह जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि यार जब क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन पे है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम ये क्यों नहीं लिख रहे। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि मैं यहाँ क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अगली चीज़ जो पॉइंट है आंसर में, यहाँ पर एथिक्स में कभी भी जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग नहीं कह सकते। आप ये नहीं कह सकते अगर ये आंसर जो है ये गलत है या ये सही है। आंसर थोड़ा सा अगर आपको नहीं आ रहा है, इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड आंसर आप नहीं लिख पा रहे हो, तो वो एक आर्टिफिशियल टाइप का आंसर हो जाता है। लेकिन अगर आप इन रूल्स बेस्ड पे आंसर लिखते हो, लॉजिक के साथ लिखते हो, रीजनिंग के साथ लिखते हो, तो वो जो आंसर है हमारा एक प्रॉपर आंसर होगा, वो अच्छा आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारे गलत नहीं होते हैं, बल्कि एक थोड़े आर्टिफिशियल और नेचुरल टाइप के आंसर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा एक और अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, जो सबके दिमाग में एक डाउट रहता भी है कि अगर क्वेश्चन में यस या नो वाली स्थिति आ जाए, ज़्यादातर आप क्वेश्चन पूछोगे यार ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे। अब प्रॉब्लम फंस जा रही है कि यस या नो में से हमको किसी को आंसर देना है, लेकिन देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये क्या स्थिति है और इसमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें यस या नो वाली कंडीशन है, लेकिन आप उसको आंसर उस तरह से नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उसमें क्या करना चाहिए कि आपको उसमें सारे पॉसिबल ऑप्शंस बताने होंगे। सारे मतलब जो मेजर 3 या 4, ज़्यादा नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे ज़रूरी आपको जो लगे, जो 3 या 4 जो आंसर लगें कि यार ये काम करना चाहिए या ये डिसीजन इस समय पर लेना चाहिए, वो 3 और 4 डिसीजंस को आप लिखोगे आंसर में। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि ये जो 3-4 जो डिसीजन होंगे, ये ऐसे ही नहीं कि अब हम यस नो नहीं दे पा रहे तो ऐसे ही लिख दिए। ये बेस्ड होने चाहिए किस पे, रीजनिंग पे बेस्ड होने चाहिए, लॉजिक पे बेस्ड होने चाहिए किसी न किसी पे, ठीक है। और ये बेस्ड होने चाहिए इन फिलोसॉफिकल स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, स्टैंडर्ड्स पे बेस्ड होने चाहिए ये। तो ये सारी चीज़ें हैं। और भी जो टॉपिक्स कुछ बचे हुए हैं, जैसे ये वाली क्वालिटीज़ हो गई, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़, जो मैं अभी आपको अगला पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत सबसे इम्पोर्टेंट वही है, तो वो भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। जैसे करेज होता है, करेज क्वालिटी है, तो वो इंक्लूड इसमें होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो 3-4 ऑप्शन आप निकाल रहे हो, ये स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होने चाहिए और रीजनिंग पर बेस्ड होने चाहिए। फिर उसमें आपको आगे क्या करना है कि उनको एक्सप्लेन कर देना है, और एक्सप्लेन करने के बाद में इनकी हर किसी की इम्प्लीकेशंस आपको बतानी है कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो इसमें ये दिक्कतें आएंगी और ये रिजल्ट्स मिलेंगे, दूसरे डिसीजन में ये होगा, ये नहीं होगा। ये हमें 3-4 जो ऑप्शन हमने खोजे हैं उनका हमको इम्प्लीकेशंस लिख देना है। भले ही आप उसमें जो राइट आंसर आप कौन सा चूज़ करोगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बताओ या मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन 3-4 को आप एक्सप्लेन कर दो विद इम्प्लीकेशंस। और इसमें रीजनिंग और ये सारे एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं इनका रोल होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़ देखिए, और जो लास्ट पॉइंट है इसका, कि जो आंसर है हमारे उसमें हमें एक स्टैंड लेना चाहिए। स्टैंड लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये बहुत कंफ्यूजिंग है और ऐसा लोग करते भी हैं। याद रखना, जीएस के जो क्वेश्चन हैं उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, बैलेंस करते रहते हैं, आंसर को बैलेंस करते रहेंगे कि यार सरकार ने ये कह दिया तो उसके अपोजिट ये नहीं बोलना है, इसने ये कह दिया तो इसके अपोजिट नहीं बोलना, ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेना है।
तो ये तो बात यहाँ भी सही है कि एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ भी लेना कोई समझदारी नहीं होगी। लेकिन अगर बात आती है कि क्या हमको आंसर बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस यहाँ पर आंसर करना कोई समझदारी नहीं है, जो कि हम जीएस के पेपरों में करते हैं। यहाँ पर जो आंसर है उसमें आपको एक स्टैंड लेना चाहिए, एक जो साइड है उसको लो जो आपको सही लग रही है और उस पर लॉजिक दीजिए, एक हम्बल वे में, ज़्यादा नहीं कि आप उसमें एक अड़ गए, लड़ने को तैयार हो गए। एक्सट्रीम व्यू पॉइंट नहीं अपनाना है, लेकिन अपना व्यू पॉइंट रखना है कि यार ये ऐसे होना चाहिए और इसके पीछे ये लॉजिक है। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे थी वो सोक्रेटिस जो थे, सुकरात, उनसे मानते हैं कि उनको सेडिशन के चार्जेस लगे थे, आपको स्टोरी पता ही होगी, जो हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट्स हैं उसके। और इनको ये कह दिया था कि या तो आप यहाँ से चले जाओ, 1 दिन का टाइम है, अदरवाइज आपको एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएगी। अब लेकिन उनको वो चीज़ सही लग रही थी, जो वो कर रहे थे वो सही थी उनके अकॉर्डिंग, वो क्या था, सत्य था, वो कई अच्छी चीज़ें सिखा रहे थे, जो वैल्यूज़ हैं वो सिखा रहे थे लोगों को। और उन्होंने उन पर क्या लगा दिया, सेडिशन के चार्ज लगा दिए, देशद्रोह के, कि यार आप तो जो यंग पीपल हैं, जो लड़के हैं, युवा हैं, उनको बहका रहे हो। उन्होंने इस जगह पर डिसीजन क्या लिया, वो नहीं गए और उनको फाइनली आपको पता ही है कि फांसी दे दी गई। तो यहाँ पर से क्या क्वालिटी पता चली, करेज, ठीक है, ट्रूथफुलनेस, करेज या ट्रूथफुलनेस, ये क्वालिटी पता चली यहाँ से, नहीं पे बिल्कुल पता चली। तो जब हम पढ़ते हैं एथिक्स में करेज, तो उस टाइम पे तो ठीक है यार मतलब डिसीजन करेज के साथ होनी चाहिए। करेज का मीनिंग यहाँ पे इस तरह का होता है। अब थोड़ा और ऐसा एग्जांपल लीजिए जो और अच्छा समझ में आए। अभी जो चला था कुछ टाइम पहले कि सिनेमा हॉल्स में जब कभी हम मूवी देखने जाएंगे तो वहाँ नेशनल एंथम जो होगा उसमें खड़ा होना होगा। तो गवर्नमेंट ने जो पहले डिसीजन लिया था वो कंपलसरी था सबके लिए। अब ठीक है, मान लेते हैं, एक बार को हम सोचते हैं कि यार हमें अगर मानो ये लगता है कि यार ये डिसीजन हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं लग रहा है, हमें कहीं ना कहीं जो फ्रीडम किसी भी बेसिस पर या किसी भी स्टैंडर्ड के बेस पर हमें लग रहा है कि ये सही नहीं है, ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए या ऑप्शनल होना चाहिए मानिए, तो उस स्थिति में हम फिर भी कंफ्यूजन में क्यों हो जाएंगे, जीएस के क्वेश्चन की तरह कि यार गवर्नमेंट का अपोज करना तो यहाँ पर सही नहीं रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और वहीं वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी थी कि हाँ भाई ये कंपलसरी रहेगा और सब सही है, और वो चलता भी रहा कुछ दिन तक। लेकिन अगर आप सोचिए कि ऐसे समय पर अगर आपसे उसका आंसर मांगा जाए तो आप क्या करोगे, जीएस की तरह आंसर लिखोगे तो कह दोगे कि हाँ भाई सही है, गवर्नमेंट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये जो है कंपलसरी रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं फ्री विल के अपोजिट है या कुछ भी मान लीजिए, और आप इसमें आंसर देते हो कि ये जो प्रोविज़न है ये कैसा होना चाहिए, ऑप्शनल होना चाहिए, कंपलसरी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से आपकी कौन सी क्वालिटी पता चलती है, यहाँ से जो दोस्तों वही करेज वाली क्वालिटी पता चलती है कि हाँ आप करेजियस हो, आपको पता है कि एग्ज़ाम में लिख रहे हो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, फिर भी आपने, अगर आपको लगा कि वो बात सही है और वाकई में है, उसके लिए करेज दिखाया। फ्री विल भी आपकी इससे पता चल रही है। और देखो वो हुआ भी, आगे चलकर क्या हुआ कि वो डिसीजन क्या कर दिया गया, एक कंपलसरी नहीं रहा, वो क्या बना दिया, ऑप्शनल बना दिया कि यार अगर आपको लगता है तो खड़े हुई, अदरवाइज मत हुई। तो आप सोच के देखिए जो आदमी पहले डिसीजन दे रहा था उसका डिसीजन बाद में सही निकला कि नहीं निकला, यहाँ पर ये करेज ही बताया जाता है। जैसे और एक और एग्जांपल ले लीजिए, जो उनका आपने नाम सुना होगा, जो मोहम्मद अली थे, यूएस में जो बॉक्सर थे, उन्होंने क्या किया था, अच्छे बॉक्सर थे, वहाँ पर वियतनाम वॉर जो चल रहा था तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपोजिशन में आ गए थे कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या आर्मी के जो भी चीज़ें हैं उसके अपोजिट में बोल रहे थे। वो अपोजिट में बोलने की वजह से क्या हुआ कि उनके जितने भी नेशनल अवार्ड वगैरह जो थे गवर्नमेंट ने सारे के सारे उन पर वापस ले लिए। तो उस टाइम पर अगर कोई व्यक्ति देखे उनको तो वो क्या कहेगा कि यार ये जो है इनके डिसीजन सही नहीं थे, या जो मोहम्मद अली ने जो डिसीजन लिया वो सही नहीं था।
लेकिन बाद में आप देखिए कि उसी व्यक्ति को जो स्टेट का जो नेशनल अवार्ड है, सबसे बड़े जो अवार्ड हैं वो अवार्ड भी दिए गए और उसी डिसीजन के लिए उनकी आज प्रशंसा भी होती है। तो यही चीज़ें थी कि ये कुछ क्वालिटीज़ हैं, करेज वगैरह, अगर कोई भी क्वालिटी आप पढ़ते हो तो वो इस हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी होती है आंसर में। ये कुछ क्वालिटीज़ हैं और इन्हीं के बेसिस पर आंसर होना चाहिए। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो दोस्तों जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो तो वो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है। अपने खुद के नोट्स बनाइए, किताबें पढ़िए लेकिन खुद के नोट्स बनाइए। इसमें बात आती है कि किताब कौन सी पढ़नी चाहिए, तो इसमें जो एक जो मेन बुक है जो मुझे अच्छी लगी वो क्रॉनिकल की है, ठीक है। क्रॉनिकल की लेक्सिकन आती है और ये लगभग सभी स्टूडेंट्स में मिलती है। आप जो देख रहे हो वीडियो को सब पे जाते रहे आप पे ये होगी। लेक्सिकन एक बेसिक बुक मान सकते हैं कि उसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में जो सेकंड ARC है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की जो रिपोर्ट है एथिक्स पर, वो भी आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद समय अगर है, अगर समय नहीं है, पेपर नज़दीक है तो ये बहुत है, अदरवाइज आप एक जो जी सुब्बा राव के नाम से बुक आती है वो भी पढ़ सकते हो। बुक्स इस टॉपिक पर मैं ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, हालांकि एक ही बुक पढ़ी जा सकती है। आपके पास अगर समय है तो आप, मैं ये कहूँगा इससे भी ज़्यादा पढ़िए। उसका रीज़न ये है, आप खुद सोचो कि ये एक इकलौता जो पेपर है इसका पूरे का वेटेज देखिए और पहले पेपर से कंपेयर कर लीजिए कि आज GS में हिस्ट्री भी है, उसमें सोसाइटी है, आर्ट एंड कल्चर है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इंडियन ज्योग्राफी है। ये सिर्फ अकेला पेपर उतने ही मार्क्स हमको दिलाता है। तो इस पर अगर अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो समझ अच्छी बनेगी। लेकिन इनको पढ़ने के बाद में मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। वीडियो कैसी लगी आपको इसे कमेंट करके ज़रूर बताना और रिव्यू देना अपने। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम की और उसकी लिंक दे रखी है, फेसबुक ग्रुप की, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। रिव्यू ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।